We define paraphrasing as putting a passage from an author into your own words. However, what are your own words? पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग मीन्स किसी भी चीज़ को अपने वर्ड्स में लिखना, सिनोनिम्स यूज़ करना, ग्रामेटिकल चेंजेस करना, जैसे हम आइल्स में, पीटी में पैराफ्रेजिंग करते हैं। तो पैराफ्रेजिंग को क्या कह रहा है कि एक ऑथर के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में लिखना। व्हाट आर योर ओन वर्ड्स? हाउ डिफरेंट मस्ट यू पैराफ्रेज? आपको कितना अलग से पैराफ्रेज करना है फ्रॉम द डैश, फ्रॉम द ओरिजिनल कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट रूल। देखो कॉन्सेप्ट फ्रॉम द रूल नहीं। हम पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं मतलब किसी चीज को अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं। तो किस चीज को अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं? कन्वेंशनल होता है जो नॉर्मल या ट्रेडिशनल होता है। हम ओरिजिनल चीज को अपने वर्ड्स में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर ओरिजिनल सिलेक्ट करेंगे। आंसर इज इट शुड बी कंसिडरेबली डिफरेंट. The dash point of paraphrasing is to show you've read and understood another person's idea. The answer is it should be considerably different. मतलब जब आप पैराफ्रेजिंग करते हो आंसर है कि आपका लिखा हुआ सेंटेंस या पैराग्राफ बिल्कुल अलग होना चाहिए. The dash point of paraphrasing is to show that you've read and understood. पैराफ्रेजिंग किस लिए की जाती है? ताकि हम बता सके कि हमने इस चीज को पढ़ भी ली है और समझ भी लिया है। किसको? किसी दूसरे इंसान के आइडियाज को, और अब हम उनको समराइज कर सकते हैं अपने ओन राइटिंग स्टाइल में। तो यहाँ देखते हैं पहले क्या आएगा। द डैश पॉइंट ऑफ पैराफ्रेजिंग, द होल पॉइंट ऑफ पैराफ्रेजिंग, द सिंगल पॉइंट ऑफ द ऑड पॉइंट, द सिंगुलर। देखो ऑड और सिंगुलर तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहे। द सिंगल पॉइंट ऑफ पैराफ्रेजिंग भी नहीं ठीक है। द होल पॉइंट, हम कहते हैं ना होल पॉइंट ऑफ डूइंग दिस, मतलब मेन रीजन क्या है इस काम को करने का, द होल पॉइंट, and can summarize them in your own writing style rather than dash their phrases, rather than borrowing, renewing, changing and charging. देखो हमने उसको अपने स्टाइल में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिखना है, rather than renewing. renew मतलब कुछ नया नहीं लाना है हमने, borrow होता है लेना, चेंज होता है उसको चेंज ही कर देना। पैराफ्रेजिंग में हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है उसी चीज को अपने वर्ड्स में लिखना। तो चार्जिंग तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बोरोइंग। बोरो मतलब कि आपने उनके ही फ्रेजेस को कॉपी कर दिया। बोरो होता है किसी से कुछ लेना, तो यहाँ बोरो नहीं करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। इवन चेंज भी नहीं करना है, तो रिन्यू भी नहीं करना है। चार्जिंग इज नॉट मेकिंग सेंस। फिर इफ यू जस्ट चेंज अ फ्यू वर्ड्स और एड सम बिट्स ऑफ योर ओन टू एन, तो इफ यू जस्ट चेंज अ फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स आपने चेंज कर दिए, कुछ अपने से बिट्स ऐड कर दिए, टू एन डैश रिप्रोड्यूस्ड पैसेज, अदरवाइज रिप्रोड्यूस्ड पैसेज अननेसेसरली ईदर ऑफन। देखो अननेसेसरली एंड ईदर ऑफन बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। लेकिन इस पैराफ्रेजिंग के बाद जो पैसेज निकल कर आता है ना, उसको हम कहते हैं दिस हैज बीन रिप्रोड्यूस्ड इन माय ओन वर्ड्स, मतलब इसको मैंने खुद लिखा है। तो यहाँ पर आएगा बिट्स ऑफ योर ओन टू एन otherwise reproduced passage. You will probably be penalized for. Penalized means fined for. तो अगर आपने if you add some bits of your own to an otherwise reproduced passage, you will probably be penalized for. अब penalty किस लिए हुई? Penalty means fine. अब donation means to give something नहीं। Plagiarism means to copy, किसी चीज को cheat करना, उसको as it is copy करके लिख देना। कंपाइलेशन होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, और कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ कि आपकी तरफ से क्या योगदान हुआ। तो जब यहाँ पर बात पेनल्टी की हो रही है, पेनल्टी मीन्स समथिंग नेगेटिव दैट विल बी फाइंड फॉर दैट, तो फिर यहाँ वर्ड भी कुछ ऐसा ही आना चाहिए जो कि होना चाहिए प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म मीन्स टू कॉपी, टू चीट। बहुत बार आपने सुना होगा प्लेजरिज्म नॉट अलाउड, डोंट प्लेजराइज थिंग्स फ्रॉम गूगल, इट मीन्स डोंट कॉपी इट फ्रॉम गूगल। You should aim to condense and dash writer's ideas. Condense and fix. Fix means ठीक करना नहीं। Simplify मतलब आसान करना, concoct and mix नहीं। Simplify, condense and simplify a writer's ideas. Fix नहीं आ सकता। And describe them to use different sentence structures नहीं। आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यूजिंग डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ सकता है। यूज्ड एंड यूज तो बिल्कुल बाहर जा रहे हैं। जब आप पैराफ्रेज कर रहे हो तो यू विल डिस्क्राइब देम यूजिंग डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एक्सप्रेशंस, मतलब आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और एक्सप्रेशंस अब अलग होंगे। टू यूज नहीं। देखते हैं।
हमारे सारे ठीक है। एक bees and flowers. Bees and flowers have evolved together for millions of years. It's a mutual relationship where the bee is provided with food, nectar or pollen, and the stationary plant gets too. देखो, बीज एंड फ्लावर्स दोनों इकट्ठे इवॉल्व हुए हैं, मतलब ग्रो हुए हैं, चेंज हुए हैं। कब से? फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब दोनों के बीच के रिलेशनशिप है, जिसमें बी को, हनी बी को क्या मिलता है? फूड। फूड क्या हुआ? नेक्टर या पोलन। एंड द स्टेशनरी प्लांट क्या हुआ? प्लांट एक ही जगह पर रहता है, बी फ्लाई करती है, मूव करती है, तो स्टेशनरी प्लांट गेट्स टू। अब इस म्यूचुअल रिलेशनशिप में प्लांट को क्या मिलता है? डैश इट्स पोलन। पोलन क्या हुआ है? स्पर्म सेल्स टू अदर प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। टू कॉपी इट्स पोलन्स नहीं, डिस्पर्स। ट्रांसप्लांट नहीं, ट्रांसप्लांट होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर उसको फिक्स करना नहीं, जैसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं। एक्सट्रैक्ट होता है निकालना। कॉपी तो हम सबको पता है। डिस्पर्स होता है किसी चीज को स्कैटर करना, फैला देना। तो पोलन, स्टेशनरी प्लांट्स के पोलन्स क्या होंगे? डिस्पर्स होंगे, मतलब अलग अलग जगह फैलाए जाएंगे। किसके द्वारा? बीज के। तो बीज इस तरह से प्लांट को हेल्प करती हैं to other plants of the same species. For the plant, this is much more than using wind to reach the goal. अब देखो, for the plant, this is much more than dash. For the plant, this is much more dash than using wind. अब ये पोलन्स विंड मतलब हवा की हेल्प से भी दूसरी जगह पर जाके गिरते हैं, फैलते हैं, पर ये प्लांट के लिए मच मोर है विंड से। तो क्या हो सकता है? मच मोर रिलक्टेंट होता है किसी चीज को मना करना। लाइक यू कैन से माय मदर वाज रिलक्टेंट फॉर मी टू गो टू पार्टी, मतलब शी वाज अनविलिंग फॉर मी टू गो टू पार्टी। तो रिलक्टेंट नहीं, एफिशिएंट मतलब किसी चीज की कैपेसिटी बढ़ाना। एपरेंट होता है जो दिख रहा है, फ्रीक्वेंट होता है जो बहुत कॉमन है। तो प्लांट के लिए ये क्या चीज हो सकती है? एफिशिएंट, क्योंकि उसका काम ये विंड से भी ज्यादा तेजी से कर रहा है। कौन? बीज। तो ये एफिशिएंट वर्ड आएगा यहाँ पर। Consequently, over millions of years, plants have developed flowers with increasingly specialized features. Consequently means as a result. Plants ने एक specialized features develop कर लिए over these millions of years. To attract, किस चीज को attract करने के लिए? Dash bees who in turn. To attract hordes नहीं, hordes generally voice के लिए use किया जाता है। Visiting bees, qualified bees नहीं, scattering bees. तो अगर हम कहते हैं विजिटिंग बीज टू अट्रैक्ट, विजिटिंग बीज मतलब जो बीज आके विजिट करती हैं प्लांट्स को, who in turn would distribute pollen grains and optimize the plant's reproductive. तो ये बीज इन टर्न क्या करेंगी? पोलन ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, फैलाएंगी। ऑप्टिमाइज मतलब उसको बेटर करेंगी, प्लांट्स रिप्रोडक्टिव डैश। एक्यूमुलेशंस नहीं, कैपेबिलिटीज, सीक्वेंसेस भी नहीं, क्राइटेरिया भी नहीं। प्लांट की रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज, कैपेबिलिटी मतलब किसी काम को करने की कैपेसिटी। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट मीन्स कलेक्ट करना, तो इट्स नॉट मेकिंग सेंस। सीक्वेंस मीन्स इन ऑर्डर, लाइक वन आफ्टर अनदर। तो यहाँ पर कैपेबिलिटीज। साइमल्टेनियसली बीज अंडरवेंट फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। अब साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम, बीज के अंदर भी फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हुई टू टेक एडवांटेज ऑफ द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स offered by flowering plants. This is an example of a Nash relationship. The repeated relationship, parallel, co-evolutionary and hostile. देखो, hostile होता है unfriendly, parallel होता है एक दूसरे के साथ साथ, repeated नहीं। co-evolutionary मतलब दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट किए और ग्रो किए। तो ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, तो हम यहाँ पर co-evolutionary के लिए जाएंगे।